नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम होने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ कितना होगा, इस बार मार्क्स कितने आएंगे, रेंज क्या होगी, उसकी रैंक क्या होगी। ये सब चीज़ों पर अब सब लोगों का दिमाग लगा हुआ है और सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें या पेरेंट्स की बात करें, सबके दिमाग में यही चल रहा है कि क्या एक्चुअली कट ऑफ रहने वाला है इस बार और क्या कट ऑफ से फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ होता क्या है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि कट ऑफ होता क्या है। एग्जैक्टली आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या होता है और इस कट ऑफ का कितना फ़र्क पड़ने वाला है नीट के एग्ज़ाम पर, और क्या क्या वजह है कि कट ऑफ के बारे में लोग बात कर रहे हैं। कट ऑफ जिस दिन आता है, देखिए कट ऑफ के बारे में तमाम वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन कट ऑफ के बारे में एग्जैक्टली अभी कोई आपको नहीं बता सकता। अभी कट ऑफ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कट ऑफ के बारे में एग्जैक्टली अभी आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये काम एनटीए का है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है। और ये काम तब होता है जब आपका रिज़ल्ट वो बनाकर फाइनली भेज देते हैं। इसके पहले तो एक आंकड़ा लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है और हर आदमी अपना अनुमान लगाता है और उसके आसपास रह सकता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कहें कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनसे कहीं आगे पीछे, बहुत आगे पीछे होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट जो है वो एनटीए का माना जाता है, लेकिन अनुमान यहाँ लोग लगा रहे हैं, वो अनुमान भी काफ़ी हद तक कई बार ठीक हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि किस दिन ये आपको पता चलेगा कट ऑफ। कट ऑफ आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उसी दिन आपको आपकी रैंक पता चलेगी, उसी दिन आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अभी कट ऑफ पर जो आप दिमाग लगा रहे हैं उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि असल में होता क्या है, कट ऑफ कहाँ पे होता है, क्या होता है। अगर नीट 2024 की हम बात करें तो 2024 में 640 के आसपास कहीं कट ऑफ रहा था। उस 2024 की हम बात कर रहे हैं, जो कि पेपर बहुत आसान था उस वक्त और बहुत ज़्यादा कट ऑफ जो है वो बहुत ऊपर चली गई थी, 640 के आसपास रहा था। और कुछ स्टेट्स में ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो जनरल एक आपका कट ऑफ निकलता है वो ऑल इंडिया लेवल पर वो अलग होता है और जो स्टेट वाइज निकलता है वो अलग होता है। थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क ज़रूर आता है। अगर हम नीट 2025 की बात करें तो कट ऑफ 530 के आसपास रहा था। 530 इसलिए रहा था क्योंकि आपको पता ही कि पेपर सबसे टफ पेपर नीट के इतिहास का आया था 2025 में, इसलिए कट ऑफ 530 के आसपास रहा था। पहली बार नीट ने 2025 में ये किया था एनटीए ने कि वो नीट का जो एग्ज़ाम था वो 3 घंटे का रखा गया था और उसके अंदर इंटरनल चॉइस भी नहीं थी। ये चीज़ पहली बार की थी, 3 घंटे का पेपर किया गया था और उसके साथ साथ इंटरनल चॉइस को ख़त्म कर दिया था। 2026 में भी ऐसे ही हुआ है। 2026 में भी आपका जो इंटरनल चॉइस थी वो ख़त्म कर दी गई है और 3 घंटे का पेपर हुआ है। हालांकि 2026 का पेपर 2025 के पेपर से आसान था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये इस बार जो कट ऑफ है वो 530 तो नहीं रहेगी। इससे आप इसको तो मान के चल सकते, क्योंकि 530 काफ़ी कम थी, 600 के आसपास तक ये जा सकती है, अनुमान है, ये एग्जैक्ट नहीं है। और इसको कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि 600 के आसपास ये थोड़ा आगे या पीछे यहाँ पे कहीं कट ऑफ रहने वाली है और स्टेट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी डिफरेंट जो है वो कट ऑफ्स होती हैं और वो डिफरेंट कट ऑफ्स के हिसाब से अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो कट ऑफ है वो हमेशा नीचे रहती है और पिछली बार भी वो नीचे रही थी और इस बार भी वो 50 नंबर के आसपास कहीं ऊपर नीचे रहेगी। अब सवाल समझ लेते हैं कि ये कट ऑफ होता क्या है। एग्जैक्टली कट ऑफ ये होता है कि जिस साल में ये एग्ज़ाम हुआ है उस साल में कितने बच्चे उस एग्ज़ाम में अपेयर हुए। सेकेंड चीज़, उनमें से कितने बच्चे जो वहाँ का नॉर्मलाइजेशन था वो देखा जाता है, एनटीए देखती है कि कितना नॉर्मलाइजेशन है। और तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं जिनसे ये तय किया जाता है कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अलग अलग कास्ट की कट ऑफ अलग अलग होती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जनरल की जो कट ऑफ हो वो एससी और एसटी की हो। एससी एसटी की कट ऑफ अलग होती है, ओबीसी की कट ऑफ अलग होती है, जनरल की कट ऑफ अलग होती है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अलग होती है। तो अलग अलग कट ऑफ्स आती हैं, इसलिए इसमें अभी आप इतना ज़्यादा सोचेंगे, आप अपने दिमाग को परेशान करेंगे, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है।
अब एक मोटी सी बात आपको मैं बता देता हूँ कि ये कट ऑफ असल में होता क्या है। अगर आप ऐसे अंदाज़ा लगाना चाहें तो इसको ऐसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब हम पहले अगर बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें तो बोर्ड के एग्ज़ाम में ये होता था कि जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें हमें 100 में से 33 नंबर लाने होते थे। तो जो 33 नंबर लाता था उसको पास मान लिया जाता है, और उसके ऊपर के जो नंबर आते हैं फिर वो रैंक तय करते हैं कि आप कहाँ पर हैं, कितनी परसेंटेज आपकी आई है, वो सब चीज़ें। सेम चीज़ यहाँ भी है कि इसमें जो कट ऑफ है उसका मतलब ये होता है कि वो एक लाइन है जिसके ऊपर जितने भी मार्क्स आएंगे वो सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके एमबीबीएस या एमबीबीएस में एडमिशन पा जाएंगे। तो वो एक कट ऑफ होती है कि एक लास्ट लाइन है कि इस लाइन के ऊपर के सारे बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस में एडमिशन पा जाएंगे। अब चीज़ ये आती है कि जो ये कट ऑफ है वो यहाँ कैसे निकलेगी, वो मैंने आपको बता दिया कि अब जो एनटीए कट ऑफ निकालेगा आपका, वो जितने बच्चे इस बार शामिल हुए इस एग्ज़ाम में एनटीए नीट के। दूसरी चीज़ देखी जाएगी कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट था। और तीसरी चीज़ देखी जाएगी नॉर्मलाइजेशन, अगर वहाँ कुछ पेपर्स में एक आध सवाल आगे पीछे हुआ है, उसके आंसर आगे पीछे हुए हैं, तो उसमें बोनस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन होता है। बच्चों को बराबर बराबर मार्क्स देने हैं, ये नॉर्मलाइजेशन होता है। इस सब पे डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ क्या होगी। तो ये अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता जब तक फाइनली वहाँ से एनटीए की तरफ से कोई आपकी आंसर की ना जारी हो जाए, और उस आंसर की जारी होने के बाद ही अंदाज़ा होगा कि ये इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। और एक और मज़े की बात है कि जैसे ही वो कट ऑफ जैसे ही वो आंसर शीट जारी करेगी एनटीए, उसके 2 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये होता है। तो इससे क्या है कि आपको बहुत अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा इसमें प्रोसेस है और ये चलता है। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि हर एक कास्ट की अलग अलग कट ऑफ आएगी। तो इसलिए आपको अभी से परेशान होकर दिमाग ख़राब करने से या अपना दिमाग ज़्यादा परेशान करने से कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये मोटा सा समझ लीजिए कि कट ऑफ का मतलब होता है एक क्वालिफाइंग मार्क्स, जिस क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर के सारे स्टूडेंट जो हैं वो सारे के सारे एमबीबीएस में एडमिशन पा जाएंगे। तो इस तरह से ये होता है आपका कट ऑफ। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ क्या होता है। इसलिए अगर आप जो जितना भी ज़्यादा वीडियोस देखेंगे उनमें तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, लेकिन उनमें असल बात यह है कि जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कशन नहीं है, क्योंकि वो समझने वाली बात नहीं, वो किसी के पास है भी नहीं कि वो क्या होगा कट ऑफ, ये किसी कोई बता भी नहीं सकता। अब आगे चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें जो हर साल जो बच्चे बैठते हैं उसमें जो रैंक है वो क्या आएगी। आप एक सवाल यहाँ भी आता है, रैंक क्या आएगी और रैंक से रैंक या मार्क्स में क्या संबंध है। तो जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के बाद ही आपको जो आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, उस काउंसलिंग में आपको से पहले जब काउंसलिंग हो रही होगी तब आपको रैंक दी जाएगी। अब ये भी अभी तय नहीं हो सकता, रैंक भी आपको अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो भी तभी होगा जब रिज़ल्ट आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो आपके रिज़ल्ट पे डिपेंड करती हैं, आपकी आंसर की जो एनटीए जारी करेगी उस पर डिपेंड करती हैं। और चूँकि नॉर्मलाइजेशन तो बाहर के लोग नहीं कर सकते ना, वो नॉर्मलाइजेशन की अगर पेपर में 1-2 सवाल का आंसर कहीं डबल आंसर आ गया है या कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसको कहीं बोनस मार्क्स देना है, तो वो तो एनटीए के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए कोई ये बता भी नहीं सकता कि कितनी कट ऑफ आने वाली है। तो कट ऑफ जो है वो आएगी तब जब एनटीए अपना आंसर शीट जारी कर देगा। आंसर की जारी करने के बाद 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, काउंसलिंग का टाइम शुरू हो जाएगा और उस टाइम आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी। उस रैंक के हिसाब से आपको अपने मार्क्स पता चलेंगे और उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे आसान भाषा में आपको जो है क्लियर करने की कोशिश की है। अब इसमें जो रैंक है, अब रैंक की भी अगर आप बात कर लें तो कट ऑफ और जो रैंक है वो रैंक और कट ऑफ जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये डिपेंड करेगी कि आपके पास सीटें कितनी हैं। यहाँ एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इस बार कुछ नई चीज़ होने जा रही है, वो ये है कि एनएमसीज ने यानी मेडिकल काउंसिल ने एक नया काम किया है कि उन्होंने ये कहा है 3-4 रेस्ट्रिक्शंस पहले से चली आ रही थी, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, रेस्ट्रिक्शंस हटाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको अब सीटें देश भर में ज़्यादा मिल जाएंगी और जब सीटें ज़्यादा मिलेंगी तो आपकी रैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्टिव होगी, आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा और कहीं ना कहीं उससे कट ऑफ भी प्रभावित होगी। तो बाहर के लोग जो एनटीए से बाहर हैं वो इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते।
हाँ, जहाँ तक बात है कि आपकी सीटें बढ़ेंगी, उसका फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मेडिकल काउंसिल ने ये कहा है कि इस बार 3-4 चीज़ें जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पॉपुलेशन के बेस पर पहले डिसाइड किया जाता था कि 10 लाख लोगों पर अगर 10 लाख लोग कहीं रहते हैं तो उसमें 100 मेडिकल की सीटें होंगी। उसके बाद ये डिसाइड करने का काम जो था, लिमिटेशन ये कह सकते हैं आप इसको, वो एनएमसी ने इस बार हटा ली है। उन्होंने कहा कि ये कोई मेज़रमेंट अब नहीं होगा कि आप 10 लाख लोगों पे 100 सीटों का एक हॉस्पिटल में जगह दें। अब उन्होंने कहा कि सीटों के लिए जो बाउंडेशन थी इसको ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं उनके लिए भी रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है कि वहाँ पे सिर्फ 100 ही सीटें होंगी। अब वो डिपेंड करेगा आपके नए मेडिकल कॉलेज के ऊपर कि क्या वो नए मेडिकल कॉलेज को की कैपेसिटी इतनी है कि वो 500 सीटें रख सकता है, 1000 सीटें रख सकता है, 200 सीटें रख सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो अगर नया मेडिकल कॉलेज बना है वहाँ सीटें बढ़ी आपकी जो इस बार लिमिटेशन थी वो ख़त्म हुई। और तीसरी चीज़ ये हुआ कि जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस जो कॉलेज से आपके मेडिकल कॉलेज के बीच का था उस डिस्टेंस को कम किया गया, क्योंकि अक्सर ये शिकायत थी कि कॉलेज से लेकर जो मेडिकल कॉलेज से लेकर जब आप जाते हैं तो वो 30 मिनट का रास्ता आपके कॉलेज का के बीच में डिस्टेंस पड़ती है। तो उस कॉलेज के डिस्टेंस को भी कम किया गया है, मेडिकल कॉलेज से आपके जो डिस्टेंस था उसको कम कर दिया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि वो डिस्टेंस जो है वो कम से कम 10 या 5-15 मिनट की होगी। अगर हिली एरिया तो 15 मिनट की, और नहीं तो अगर प्लेन का एरिया है तो वहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज़ इसमें चेंज आई है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम 4 से 5 हज़ार सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी इस बार। अगर 4 से 5 हज़ार सीटें बढ़ती हैं तो नेचुरली इसका फ़ायदा जो है, इसका फ़ायदा आपको भी मिलने वाला है, स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। तो इसलिए अभी आपको इस बारे में थोड़ा वेट करना चाहिए। जल्दीबाजी में अगर आप करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। हाँ, एक आइडिया हम ले सकते हैं कि अगर पिछली बार के रिकॉर्ड्स को देखें तो उस रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो इस बार का पेपर आया है उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको देखें तो ये कहा जा सकता है कि 30,000 जनरल स्टूडेंट और ओबीसी स्टूडेंट के लिए एक मार्क होगा। उसके ऊपर अगर आपका कोई भी रैंक आता है तो आपको एमबीबीएस मिल सकता है। इसके नीचे तो मुश्किल है। 30,000 कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए, 30,000 आपकी रैंक होनी चाहिए। 30,000 अगर आपकी रैंक आती है तो फिर वहाँ पर आपको जो है एमबीबीएस के कॉलेज का सपना देख लेना चाहिए। इसके नीचे के जो है फिर वो बीएमएस और दूसरे कॉलेजेस हैं, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। या अगर मोटा मोटी मार्क्स के बारे में बात करें तो मोटा मोटी मार्क्स जो है वो 600 से 630 के बीच में कहीं रहने वाला है। अगर सही पूछें तो ये इसका एक सही आंकड़ा यही हो सकता है कि या तो 600 और 630 इस बीच में कहीं ना कहीं आपका मार्क्स रहेंगे। रैंक की बात करें तो 30,000 से कम रैंक नहीं होगी, 30,000 से ऊपर की रैंक होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो अब इस बार रहने वाली, एक आंकड़ा है, एक अंदाज़ा है जो आपको लगा के बताया गया है। अब देखिए क्यों ये लगाया जा रहा है, उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए 2000 अगर आप 20 की बात करें तो 2020 में जो कट ऑफ थी वो 600 प्लस रही थी, ठीक है। उसके बाद 2021 और 22 में थोड़ा नीचे आई। 2023 की बात करें तो 610 थी। 2024 की बात करें तो 652 थी। और अगर 2025 की बात करें तो ये 525 थी। अब देखिए 2025 में पेपर हार्ड आया तो 525 हो गई। उसके बाद 2024 की बात करें तो 652 चली गई, पेपर आसान था। अगर आप उससे ऊपर बात करें तो पेपर थोड़ा सा टफ था, वहाँ 610। अगर 22-23 की बात करें तो 610 के आसपास रही थी। वही चीज़ अब होने वाली है। अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 2022 और 2023 का जो कट ऑफ रहा था वो 2026 का कट ऑफ उसके आसपास रहने वाला है। यानी 600 से थोड़ा सा ऊपर या 600 और 620-30 के आसपास ये आपका कट ऑफ रहेगा। ये मोटा मोटी अंदाज़ा है। कैसे कट ऑफ निकालते हैं वो मैंने बता दिया, ये आपको कोई अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अगर कोई दावा करता है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि कट ऑफ कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आपका नॉर्मलाइजेशन क्या है, वो पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की एंट्री जानता है। अगर आप बात करें आंसर की तो आंसर की फाइनली जब तक एंट्री नहीं आ जाती तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कुछ डाउट वाले जो क्वेश्चन है उनमें कौन सा आंसर सही है। और फिर ये जितने स्टूडेंट बैठे थे इन सब का जोड़ तोड़ निकालने के बाद ही कट ऑफ जारी की जाती है। आई थिंक आपकी समझ में ये आ गया होगा कि किस तरह से कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ का मतलब क्या होता है और कट ऑफ किस तरह से हमको इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए अब आपको इस सब पे दिमाग न लगाते हुए इस पर दिमाग लगाना है कि थोड़ा सा वेट करिए। वेट करने के बाद जब आंसर की जारी हो जाए, आंसर की जारी होने के बाद
जो एनटी की तरफ से होगी। उसके बाद आप अपने अंदाज़ा लगाइए अपने मार्क्स का, मार्क्स के हिसाब से रैंक निकलेगी, उसका एक फार्मूला होता है, उसके हिसाब से रैंक निकलेगी। और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा काउंसलिंग के दौरान या जब रिजल्ट आ जाएगा उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें शो हो जाती हैं कि आपका कौन सा रैंक आया है, कौन सा आपको पोजीशन मिला है, कितने मार्क्स आपके आए हैं और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। आई थिंक ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।